नमस्कार, मैं हूं गिरजेश व्यास और उज्जैन टीवी में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन के प्रमुख समाचारों पर। शिवरात्रि आयोजन के एक अन्य मत के अनुसार शिवरात्रि पर शिवलिंग भी प्रकट हुआ था, अतः ये प्राकट्य दिवस भी है। युवक युवतियों को झांसा देने वाले झांसेबाज को शिविर संचालित करते हुए पुलिस ने किया गिरफ्तार। चिंतामण रेलवे स्टेशन नाम पट्ट पर उर्दू में अंकित नाम को अज्ञात व्यक्ति ने पोत दिया। टाटा कंपनी के खिलाफ उभरा असंतोष रंग लाया। चेंबर अब हो रहे हैं समतल, लेकिन सड़कों की सुध कौन लेगा। और पुलिस महकमे ने खोजे 53 गुमशुदा अथवा चुराए गए मोबाइल के धारक, मोबाइल सौंपे भी गए। और अब समाचार विस्तार से। शिवरात्रि महापर्व के एक अन्य पक्ष के अनुसार यह प्राकट्य दिवस भी है। इस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ था और उसका कारण था ब्रह्मा एवं विष्णु में विवाद। शिवरात्रि को लेकर आम धारणा यह है कि शिवरात्रि शिव विवाहोत्सव प्रसंग पर आधारित है, मगर इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि इस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ था, अतः ये शिवलिंग प्राकट्य दिवस भी है। उक्त महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए ख्यात ज्योतिर्विद पंडित आनंद शंकर व्यास ने बताया कि एक बार ब्रह्मा जी ने आत्ममुग्ध अवस्था में विष्णु जी से अमर्यादित व्यवहार किया, जिससे अप्रिय स्थिति निर्मित हो गई। इसी मध्य विशाल शिवलिंग प्रकट हो गया, जिसका विशाल आकार देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने शिव जी से प्रार्थना की। फलतः यह शिवलिंग 12 भागों में विभाजित हो गया। ये 12 भाग ही 12 ज्योतिर्लिंग हैं। शिवलिंग प्रकट होने के अवसर को भी शिवरात्रि महापर्व कहते हैं। विष्णु जी हंसते रहे और उन्होंने कहा कि भाई ये तो तुम मेरे कारण तुमको ये अधिकार मिला, लेकिन तब भी वो अमर्यादित ढंग से बोलते रहे। ये स्थिति आ गई कि आपस में उन्हें ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया। ऐसी स्थिति में जब ये स्थिति गंभीर हो गई तो उनके दोनों के झगड़े के बीच में एक विशाल शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। तो इस शिवरात्रि का पर्व का मतलब ही कि इसको शिवलिंग का प्राकट्य दिवस है। बहुत विशाल शिवलिंग थे, तो एक में विष्णु ने उनका आदि अंत देखने की कोशिश की, एक में ब्रह्मा जी ने उनका ऊपर का सिरा देखने की कोशिश की, लेकिन उनका आदि अंत जब समझ में नहीं आया तब उन दोनों ने हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना की कि आप जो है अपने इतने विशाल रूप में हम आपके पूजन बराबर नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समय वो 12 हिस्से में विभाजित होकर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में बने थे। इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य दिवस के रूप में ये कायदे से है शास्त्रों में। उज्जैन टीवी के समाचार का हुआ असर। दूसरे ही दिन धराए युवक युवतियों को झांसा देने वाले झांसेबाज, पुलिस महकमे को मिली अहम सफलता। 3 मार्च को उज्जैन टीवी ने एक समाचार प्रसारित कर उन झांसेबाजों की करतूतों को उजागर किया था जो बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार देने का झांसा देकर उनसे अच्छी खासी नकद राशि ऐंठ लेते थे और ट्रेनिंग तथा शिविर की नौटंकी भी करते थे। उज्जैन टीवी के समाचार प्रसारण के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस महकमे ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालकों को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वे शहर के मध्य एक मैरिज गार्डन में शिविर संचालित कर रहे थे। कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया, कंपनी करके एक कंपनी रन हो रही थी, जिसमें युवाओं को धोखाधड़ी, फ्रॉड करके उनसे कैश और कई बार अकाउंट में ट्रांसफ़र करके पैसे लिया जाता था। उनको झूठे सपने दिखाए जाते थे कि उनको जॉब दिलाई जाएगी या उनसे पैसे लेके उनको गारमेंट्स दिए जाएंगे और बिजनेस कराया जाएगा। उनसे पैसे ले लिए जाते थे, ना उनको कुछ गारमेंट्स मिले, ना ही कोई जॉब मिला और पैसे उनके द्वारा रख लिए गए। ये दिल्ली से संचालित होने वाली कंपनी है, जिसमें सारे इनके टीम लीडर्स और इनके एमक्यूज़ को हमने अरेस्ट कर लिया है। और अब इन्होंने एक सेमिनार किया था जिसमें और भी बच्चों को ये भ्रमित कर रहे थे। आज इनको गिरफ्तार किया गया है और अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। अमूमन रेलवे स्टेशन पर लगे नाम पट्ट पर हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा में उस शहर अथवा ग्राम का नाम लिखा होता है। चिंतामन गणेश रेलवे स्टेशन के नाम पट्ट पर हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में नाम लिखा हुआ था, जिस पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुताई कर दी।
गौरतलब है कि उज्जैन फतेहाबाद रेलवे लाइन के गेज परिवर्तन के साथ ही चिंतामण गणेश रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण भी किया गया, पर यहाँ लगे बोर्ड पर से हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर अंकित उर्दू भाषा पर पुताई कर दी गई। गौरतलब है कि संत आचार्य शेखर ने उर्दू में लिखे नाम पर आपत्ति दर्ज कराई थी। अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि पुताई किसके द्वारा की गई है। चिंतामण गणेश स्टेशन का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाना संभावित है। उज्जैन शहर में हर सिमत खुदा है और है खुदाई। उज्जैन वासियों को होने वाली परेशानी रंग लाई और चैम्बरों को सुधारने का काम शुरू हुआ, लेकिन उखड़ी हुई सड़कों की सुध कौन लेगा? जिम्मेदार हैं मौन। पिछले लंबे समय से शहर जिधर देखो उधर खुदा पड़ा है, क्योंकि खुदाई चल रही है। सारे शहर में टाटा कंपनी का सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, जिसके कारण यातायात अव्यवस्थित हो रहा है। शहरवासी परेशान हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं। हाल ही में युवा वकील का देहांत भी इसी वजह से हो चुका है, जिसकी तीव्र प्रतिक्रिया वकीलों ने की थी। नतीजतन टाटा कंपनी ने ऊंचे नीचे चेंबर्स को समतल करने का काम शुरू किया है, मगर जो सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, ऊबड़ खाबड़ हो गई हैं, उनकी सुध कौन लेगा? चोरी गए अथवा गुम हुए मोबाइलों को जब्त करने के उपरांत उनके स्वामियों की खोज का काम पुलिस ने हाथ में लिया और 53 इस तरह के मोबाइल धारकों को उनके मोबाइल सौंपे गए। गुमशुदा अथवा चुराए गए मोबाइलों को तलाशना और फिर उनके धारकों का पता ठिकाना लगाकर मोबाइल उन्हें सौंपना टेढ़ी खीरी ही है, मगर यह दुष्कर कार्य उज्जैन पुलिस 2 बार कर चुकी है। जनवरी में भी पुलिस ने यह काम कर दिखाया था। अब दूसरी बार इसे अंजाम देते हुए पुलिस ने 7,78,000 रुपए कीमत के 53 मोबाइल उनके धारकों को सौंपे। ये जानकारी देते हुए एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया, जब दिसंबर माह में हमने समीक्षा की थी तो कई संख्या में हमारे पास इस तरह के आवेदन पेंडिंग थे, जो थाना स्तर पे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में और साइबर सेल में पेंडिंग थे, जिसमें लोगों के मोबाइल गुम गए या गिर गए। उनको हमने एक डेडिकेटेड टीम इसके लिए लगाई थी और जनवरी माह में भी आपको ध्यान होगा 47 मोबाइल इस तरह से रिकवर किए गए थे। उसी क्रम में आज हमने 53 मोबाइल रिकवर किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 7.25 लाख रुपए, प्रिसाइजली 7,78,000 रुपए के आसपास की कीमत के मोबाइल हमने रिकवर किए हैं। और इसमें जो धारक हैं जिनका ये मोबाइल है उनको दिए गए हैं। इसमें हमारी एक डेडिकेटेड टीम लगातार काम कर रही है और भी जो आवेदन पेंडिंग है उसके ढूंढने के प्रयास किया जा रहा है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। जो मोबाइल गुम हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या संदेश? मैं आपको इसमें पहले भी बता रही हूँ कि उज्जैन जिले में हमने एक शांति दूत नामक एक योजना जो पहले चल रही है, जिसमें किसी भी तरह के अपराध या किसी तरह की सूचना को उसको दिया जाता है और उसकी हमारी एक टीम है जो उसको प्रोसेस करती है और संबंधित लोगों को कार्रवाई के लिए कहते हैं। मेरा अनुरोध रहेगा, इस तरह की कोई भी अगर मोबाइल या इससे अन्य अपराध से संबंधित कोई भी सूचना हो तो हमारा जो डेडिकेटेड नंबर है 704911990001 इस पर सूचना दें। और इसके अलावा ईमेल आईडी भी आपको प्रसारित की गई थी और हमारी टीम उस पर काम करके प्रयास करेगी कि उनको राहत प्रदान कर सके। फिल्मी अंदाज में लोकायुक्त डीएसपी ने रिश्वतखोर पंचायत सचिव के खिलाफ की कार्रवाई। झाडा तहसील की ग्राम पंचायत वनसिंह के सचिव रतनलाल चौहान ने कूप खनन के लिए ग्रामीण ईश्वर सिंह से 15,000 की रिश्वत लेने घर बुलाया, जिसकी शिकायत ईश्वर सिंह लोकायुक्त को कर चुका था। रंगे हाथों पकड़ने के उद्देश्य से लोकायुक्त डीएसपी वेदांत शर्मा ग्रामीण के भेष में सचिव के घर के बाहर खड़े हो गए, मगर सचिव को इस बात की भनक लग गई और वह दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते ग्रामीण से कहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, और नदारत हो गया। मगर पूर्व में लेन देन के मोबाइल रिकॉर्डिंग के आधार पर लोकायुक्त ने सचिव के खिलाफ केस दर्ज कर पूरी तरह से क्रिएट हुए इस फिल्मी ड्रामा कार्रवाई की जानकारी देते हुए लोकायुक्त डीएसपी ने बताया, प्रयास किया गया था कि ग्रामीणों के साथ किसी भी तरह कैमोफ्लाइज किया जाए, परंतु चूंकि गांव छोटा भी था और अब ये किस प्रकार से उसको ये पहचान हुई ये तो कारण अज्ञात है। बहरहाल हमने जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर आगे की विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। फरियादी ईश्वर सिंह ने घटना का ब्यौरा कुछ इस प्रकार दिया। हमारे कूप निर्माण का कार्य चल रहा था, उसमें ग्राम पंचायत वनसिंह के सचिव
15,000 रुपये मांग रहा था, लेकिन हमने इनकार कर दिया था क्योंकि हम रिश्वत देना नहीं चाहते थे। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि भाई जब तक तुम पैसे नहीं दोगे तब तक हम हमारा काम तुम्हारे पैसे अकाउंट में नहीं डालेंगे। बहुप्रतीक्षित फ्रीगंज पुल निर्माण की स्वीकृति मिलने से शहरवासी प्रसन्न हैं और उनका कहना है कि इससे अब आवागमन में और सुविधा हो जाएगी। अंग्रेजों के ज़माने का 1 सदी से पुराना फ्रीगंज पुल जो नए पुराने शहर को जोड़ता है, बढ़ते यातायात को झेलने में लंबे अरसे पहले ही असमर्थ सिद्ध हो चुका है। इसके अलावा किसी भी वजह से यातायात जाम होने पर आवागमन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से नागरिकों को बहुत परेशानियों का सामना लंबे अरसे से करना पड़ रहा था। इन्हीं परेशानियों तथा आगामी सन 2028 के सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए एक नए पुल के निर्माण के लिए शासन की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। गौरतलब है कि इस स्वीकृति के पीछे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अहम भूमिका रही। इससे प्रसन्नचित्त नगरवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह व्यक्त की। बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी क्योंकि आए दिन धरना प्रदर्शन रैली जो आयोजित होते रहते थे उज्जैन शहर या कोई भी शहर में, तो एक ही ब्रिज जो मेन होने के कारण उस पर जाम लगता था, जिससे पब्लिक को बहुत दिक्कत होती थी। तो मेरे ख्याल से सर एक ब्रिज की बहुत सख्त आवश्यकता थी। उज्जैन के लोग तो इस ब्रिज की आवश्यकता महसूस कर ही रहे थे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी हमने बात की। बहुत सारे काम मंजूर कराए, खास करके फ्रीगंज के समानांतर 55 करोड़ की लागत से ब्रिज, इसी प्रकार से जयसिंहपुरा में अंडर ब्रिज, जगलालपुर धतरौदा में ब्रिज और कई सारी सड़कों की सौगात लाए हैं। आयकर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन और नारेबाजी। मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में आंदोलन किया जाएगा और तेज। आयकर कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर सारे देश में आयकर विभाग के कर्मचारी आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। उज्जैन स्थित आयकर कार्यालय के सामने विभागीय कर्मचारियों ने धरना देकर प्रदर्शन करते हुए जबरदस्त नारेबाजी की। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। संघ के नेता आशीष कुमार ने संघ की 10 सूत्री मांगों की जानकारी देते हुए बताया, जिसमें आउटसोर्सिंग जो अस्थाई अब हमारे यहाँ जो काम है उस पर आउटसोर्सिंग बंद करना, न्यू पेंशन स्कीम को रद्द कर पुरानी पेंशन बहाल करना और फेसलेस असेसमेंट जो अभी हमारे यहाँ चालू हुआ है उसको रोकना, नियमित और अस्थायी विभागीय कार्यों की आउटसोर्सिंग बंद करना, आयकर अधिकारी सहित निचले स्तर के पदों की पदोन्नति शीघ्र करना, अंतर प्रभार स्थानांतरण की सुविधा को 1990 की नीतियों के तहत यथावत जारी रखना, अराजपत्रित ग्रुप सी कैडरों की नियुक्ति क्षेत्रीय स्तर पर करना, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले का आदर करते हुए 1 जनवरी 2006 से आयकर निरीक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, निज सचिव के वेतन का पुनर्निर्धारण 6500 रुपये के स्थान पर 7450 रुपये किया जाना इत्यादि मांगों के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। ये पूरे भारतवर्ष में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में किया जा रहा है। आगे क्या स्वरूप रहेगा आपके आंदोलन का? अगर हमारी मांगों को नहीं मांगा जाएगा तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कर्मचारियों की लापरवाही से महाकालेश्वर कोटि तीर्थ में मारी गईं सैकड़ों मछलियां। महाशिवरात्रि के मद्देनजर हर वर्ष महाकाल मंदिर परिसर स्थित कोटि तीर्थ कुंड की सफाई की जाती है। इस वर्ष सफाई के दौरान पानी कम करने के पूर्व मछलियों को नहीं निकाला गया, जिससे सैकड़ों मछलियां काल का ग्रास बन गई। कुंड में लगे ओजोन फिल्टर प्लांट भी कई दिनों से बंद हैं। यहां अधिकारियों की भी लापरवाही उजागर होती है। यह भी एक कारण रहा मछलियों के मारे जाने का। मृत मछलियों को कर्मचारियों द्वारा जाली के माध्यम से निकाला गया। माधव संगीत महाविद्यालय में संगीत की विधाओं पर कार्यशाला हुई प्रारंभ। कला गुरुओं ने साझा किए अपने अनुभव। मध्य प्रदेश संस्कृति संचालनालय भोपाल की ओर से माधव संगीत महाविद्यालय द्वारा कालिदास अकादमी में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है।
इस कार्यशाला के अंतर्गत गायन, वादन और नृत्य के आमंत्रित गुरुओं ने अपनी संगीत साधना के अनुभव साझा किए। उन्होंने इसमें अपने संगीत घराने का इतिहास और उनकी विशेषताओं को बताया। जिस विधा के वे मर्मज्ञ हैं, उनकी बारीकियों से विद्यार्थियों को अवगत कराया। गुरु शिष्य परंपराओं और उनका महत्व प्रतिपादित किया। अतीत की और मौजूदा शिष्य पीढ़ी की गहनता, धैर्य, सीखने की लालसा का विश्लेषण किया। हमने जैसे पहले ही कहा कि तबला संगीत का दर्पण है। आप वर्तमान समय में कहिए या पहले से भी, तबला संगीत का प्राण भी है। ये लय प्रधान वाद्य है, ताल प्रधान वाद्य है और बहुत अनेकों साल से तबला संगीत जगत में सबसे महत्वपूर्ण औन्नत्य वाद्य है। हम ये जो 5 दिन की वर्कशॉप जो हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो व्यवहार होना चाहिए। नृत्य का या संगीत का एक व्यवहार आना चाहिए। तो जो कथक नृत्य है, कहते हैं कि जैसे कथा वाचन जो होता था पहले मंदिरों में, जो भजन या कीर्तन होते थे और कथाएं कही जाती थी तो उनको संगीत में ढंग से कही जाती थी। तो उसमें जो हाव भाव, जैसे राम कथा कह रहे हैं तो निश्चित ये कि राम के बारे में आप वीर रस प्रधान हैं तो आपका एक वो भाव बनेगा। तो उसी से वो नृत्य परंपरा निकली है। हमारे यहाँ मार्गी और देसी 2 प्रकार के नृत्य हैं। हमें अपना कुछ अच्छा बताना पड़ेगा, उसकी थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी, तो धीरे धीरे वो अपने आप, जब हमारी परंपरा को लोग अपनाएंगे तो वो अपने आप रुक जाएगी। लेकिन हम ज़बरदस्ती पकड़ के तो उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि उन्हें उसमें कुछ अच्छा लग रहा है, उसके बारे में जानते। ये हमारी विद्या के बारे में लोग नहीं जानते। हमारा काम है कि उनको बताएं ताकि उसको जानें, क्योंकि टेस्ट जो है वो कोई एक दिन में डेवलप नहीं होता, धीरे धीरे डेवलप होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संस्कृति संचालनालय को, जिन्होंने संगीत महाविद्यालय में एक ये प्रशिक्षण रखा है, विशेष प्रशिक्षण। तो मैं अपने संगीत के जो बच्चे आगे आ रहे हैं, जो हारमोनियम सीख रहे हैं, उनको मैं कुछ नई चीज़ें बता पाऊँ, ये मेरी तरफ से सहयोग रहेगा इस वर्कशॉप में। वाहनों की बढ़ती संख्या और तेज गति लगातार दुर्घटनाओं का कारण बन रही है। अलग अलग घटनाओं ने 4 लोगों को अस्पताल की राह दिखा दी। चामुंडा माता चौराहे पर ड्यूटी कर रहे यातायात सैनिक नानूराम जब अपने स्थान से शौच के लिए जा रहे थे, तब एक बाइक सवार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिससे नानूराम के सिर में चोट आई। जिला अस्पताल में उपचार पश्चात नानूराम ने बताया, मोटरसाइकिल वाले जा रहा था, मैं जा रहा, सामने से मोटरसाइकिल वाला पीछे आया, टक्कर मार दी। कहाँ की घटना है? ये मोटरसाइकिल पहचान हुई? ये मोटरसाइकिल तो वही खड़ी, नंबर नहीं देख पाया, मैंने वही रखी है। कहाँ की घटना है? ये चामुंडा माता चौराहे की। ड्यूटी कर रहे थे आप? ड्यूटी कर रहा था नहीं, ड्यूटी से बाथरूम करने जा रहा था। इसी तरह एक अन्य घटना में 2 बाइक की आमने सामने हुई भिड़ंत में एक 12 वर्षीय बालक गोकुल और 19 वर्षीय युवक घायल हो गए, जो अपने ग्राम सोडंग से खरेड़ जा रहे थे। बालक के दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया और युवक के हाथ पैर छिल गए, जिनको जिला चिकित्सालय में उपचार दिया जा रहा है। घटना की जानकारी देते हुए परिचित अशोक देवले ने बताया, खरेड़ जाते हुए जा रहे थे, खरेड़ जा रहे थे और रास्ते में अजमपुरा आ रहा था गाँव में। जैसे ही उधर स्पीड में आ रही थी, उधर गाड़ी उनकी और ऐसे ही टर्न में एक्सीडेंट हो गया जी। ये गाड़ी नंबर MP 09 NN AMW 53 51। एक बच्चा घायल हुआ है 12 साल का और एक 19 साल का लड़का घायल हुआ है। उसमें जो बच्चा है उसकी दाहिनी जांघ में फ्रैक्चर हो गया है और लड़का जो है बड़ा, उसको छिला है मुंह पे और हाथ पाँव में और बाकी आँख पे सूजन आई है। उसको सर्जरी वार्ड में भर्ती कर दिया और बच्चे को हड्डी वार्ड में भर्ती कर दिया और उपचार चालू है। इधर एक अन्य घटना में मालनवासा निवासी 40 वर्षीय कमलेश पिता रमेश महिवाल, जो कि भवन निर्माण में सेंटिंग बांधने का कार्य करता है, वो बाइक द्वारा उज्जैन आ रहा था, तभी भरतपुरी मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कमलेश के सर में गंभीर चोट आई, जिसे जिला चिकित्सालय में उपचार दिया जा रहा है। गाइड के प्रोफेशन में अपना कैरियर तलाशने वाले युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति तथा महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें गाइड के प्रोफेशन में अपना कैरियर बनाने वाले इच्छुकों को प्रशिक्षण दिया गया। और अब मौसम।
अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। शिवरात्रि आयोजन के एक अन्य मत के अनुसार शिवरात्रि पर शिवलिंग भी प्रकट हुआ था, अतः ये प्राकट्य दिवस भी है। युवक युवतियों को झांसा देने वाले झांसेबाज को शिविर संचालित करते हुए पुलिस ने किया गिरफ्तार। चिंतामण रेलवे स्टेशन नाम पट्ट पर उर्दू में अंकित नाम को अज्ञात व्यक्ति ने पोत दिया। टाटा कंपनी के खिलाफ उभरा असंतोष रंग लाया। चेंबर अब हो रहे हैं समतल, लेकिन सड़कों की सुध कौन लेगा? और पुलिस महकमे ने खोजे 53 गुमशुदा अथवा चुराए गए मोबाइल के धारक, मोबाइल सौंपे भी गए। तो ये थे उज्जैन के समाचार। उज्जैन के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। साथ ही उज्जैन टीवी की YouTube चैनल को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी। नमस्कार।